नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अंबेडकर के अपमान की बात जो अमित शाह ने लोकसभा में अपने वक्तव्य के दौरान कही, वो अब कई स्तरों पर फैल चुकी है। ये मामला केवल अब अमित शाह के फंसने का नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के भी फंसने का है, मोदी सरकार के भी फंसने का है, भारतीय जनता पार्टी के भी फंसने का है। और अगर आप इसको और भी विस्तार के साथ देखना चाहेंगे, गहराई के साथ देखना चाहेंगे, तो ये पूरा मामला संघ परिवार को लपेटता इसलिए है कि अंबेडकर और दलित ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का रवैया हमेशा ही संदिग्ध रहा है, नकारात्मक रहा है। यही बात संविधान को लेकर भी लागू होती है। तो जो चर्चाएं चल रही हैं पिछले तकरीबन 6-8 महीनों से लगातार कि संविधान को खतरा है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, जातिवार जनगणना करानी है, वो सारे मुद्दे जो हैं इससे जुड़ते हैं। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान उठाना पड़ा है वो भी इस पूरी श्रृंखला की कड़ी बन जाता है। तो विपक्षी दलों ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, मोर्चेबंदी करती है और हमले कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए थोड़ा असामान्य है। इनसे जूझना, इनसे निपटना, अगर अडानी का मामला है तो वो अनदेखा कर सकती है। अडानी का मामला कई बार मतदाताओं को उस तरह से प्रभावित नहीं करती, लेकिन ये जो बीजेपी हिंदुत्व की एकता के लिए सोशल इंजीनियरिंग करती है, जिसमें वो चाहती है कि दलित, पिछड़े और किसी हद तक आदिवासी भी उसके साथ रहें, वो इस पूरे जो प्रोजेक्ट है हिंदू एकता का, उस पर ये तुषारापात करता है, उस पर पलीता लगाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में जो अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें सदन में कह दी, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, विस्तृत है। उसे केवल सरकार तक सीमित करके देखना ठीक नहीं होगा। ये ज़रूर है कि सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है, उसकी विश्वसनीयता का संकट है, क्योंकि अगर गृह मंत्री ही एक दलित आइकॉन के रूप में, एक राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में जो स्थापित हो चुके हैं बाबा साहब अंबेडकर, उनके बारे में इस तरह से हल्की ओछी टिप्पणी करता है, तो जाहिर है कि ये पूरी सरकार पर इसका रिफ्लेक्शन आता है, ये सरकार का प्रतिबिंबम इसमें होता है। तो अमित शाह संकट के घेरे में हैं। उन्हें सफाई तो वो दे रहे हैं, लेकिन वो सफाई गले नहीं उतर रही लोगों की, क्योंकि जिस अंदाज में और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि अंबेडकर तो अब फैशन बन गए हैं और अंबेडकर जितनी बार कहते हैं आप, अगर उतना भगवान का नाम ले लें तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। ये ऐसी टिप्पणी है जिसमें आप अंबेडकर को बहुत छोटा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। और हालांकि अमित शाह ने कोशिश तो ये की होगी कि कांग्रेस को नीचे दिखाया जाए, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन इस तरह की बात करके वो खुद कटघरे में खड़े हो गए। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि दरअसल अमित शाह हों या बीजेपी के दूसरे नेता हों, उन सब की राय अंबेडकर, आरक्षण, दलितों के प्रश्न पर कुछ इसी तरह की है। वो एक ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं कि वो अंबेडकर के भक्त हैं, अंबेडकर के तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, बार बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, संविधान का नाम ले लेते हैं, लेकिन अंदर से वो अंबेडकर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और ये संविधान भी उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं है जैसा वो संविधान चाहते हैं। और इसीलिए बार बार ये प्रश्न उठते रहते हैं कि वो संविधान के विरोधी हैं। इसकी एक पूरी लंबी पृष्ठभूमि है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से हवा में आई बात या विपक्ष ने एक ऐसा झूठा नैरेटिव बना दिया कि ये सरकार संविधान विरोधी है, संविधान को बदलना चाहती है, बल्कि इसका पूरा एक ठोस आधार है जो आरएसएस के जन्म से पहले से शुरू हो जाता है। और आप देखिए कि सावरकर, गोलवलकर और जो दूसरे हिंदू संगठन भी थे आरएसएस के अलावा, चाहे वो हिंदू महासभा हो या
राम राज्य परिषद हो, इन सब की जो एक्टिविटीज़ रही हैं या इन सब के जो सोच रहा है संविधान को लेकर, वो पूरी इस विचारधारा और इस पूरे जो अभियान जो चल रहा है उससे जाकर जुड़ती है। आपको पता ही है कि जब ये संविधान बना था और इसे स्वीकार किया जाना था तो आरएसएस की तरफ से इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ था। इनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइज़र, उसमें एक एक करके कई लेख छपे थे और हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद ने तो धरना प्रदर्शन किए थे कि ये एक अछूत द्वारा संविधान बनाया गया है, इसलिए अपवित्र है और अशुभ है। यानी अंबेडकर अछूत थे और उन्होंने चूंकि ये संविधान बनाया है इसलिए ये अपवित्र है और अशुभ है। और इतना ही नहीं, ये संगठन मानते थे कि मनुस्मृति स्मृति है जब, तो किसी और संविधान की ज़रूरत क्या है। मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलना चाहिए, समाज को चलना चाहिए, और ये संविधान विदेशी है, बाहरी जो विचार हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, जबकि मनुस्मृति को इसका आधार होना चाहिए था। तो एक पूरी पृष्ठभूमि है, और उस पृष्ठभूमि में जब गृह मंत्री अमित शाह इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो ये तुरंत कनेक्ट होती है कि ये पूरी मानसिकता, ये पूरी विचारधारा क्या है और किस तरह से अंबेडकर को देखती है, किस तरह से दलितों के सवाल को देखती है। अगर गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से आंदोलन जैसा खड़ा कर दिया है और इसको गांव-गांव तक वो ले जाता है और बताता है कि अमित शाह ने किस तरह से इस अंबेडकर साहब का अपमान किया है, तो ये बीजेपी और संघ परिवार का जो हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है उसको बुरी तरह से गड़बड़ा सकता है, क्योंकि बिना हिंदू एकता के ये संभव नहीं है और हिंदू एकता का जो छद्म है वो इससे खुल जाता है। इससे समझ में आ जाता है कि ये दरअसल ऊपरी एकता की बात कर रहे हैं, अंदर जो है वो नफ़रत करते हैं, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर से नफ़रत करते हों, चाहे दलितों से नफ़रत करते हों, चाहे संविधान और आरक्षण की व्यवस्था से नफ़रत करते हों। तो ये एक डर ये निश्चित रूप से आज बीजेपी के अंदर होगा, आरएसएस के अंदर होगा और पूरे संघ परिवार में होगा कि अगर ये नैरेटिव जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 60 से ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं, अगर ये नैरेटिव फिर से उठ खड़ा होता है, जो कि धीरे धीरे कहना चाहिए कि बैठने लगा था, उसका जो आकर्षण खत्म होने लगा था, और ये हमने देखा भी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उसने इस तरह से काम नहीं किया, या इन दो राज्यों के चुनाव के बारे में क्या बात करें जिस पर सैकड़ों प्रश्न चिन्ह लगे हों, ईवीएम और चुनावी मशीनरी के गलत इस्तेमाल की। लेकिन ये माना जा रहा था कि जो जिस तरह का ये मुद्दा बना था लोकसभा चुनाव में, वैसा अब उसमें गर्मी, वैसी ताप इसमें नहीं रह गया है। लेकिन जब ये चीज़ हो जाती है तो इससे उसको नई ऊर्जा मिल जाती है और विपक्ष को ये ऊर्जा इससे मिलती दिख रही है। आप देखिए कि विपक्ष के हर नेता ने इस पर बयान दिए हैं। खड़गे तो खैर चलिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और खुद दलित हैं, अंबेडकरवादी हैं, तो वो तो इसके लिए खुलकर विरोध कर ही रहे हैं। उनकी पार्टी के दूसरे नेता, बड़े नेता भी कर रहे हैं, मसलन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेता भी कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन दूसरी छोटी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियों को भी देखिए, उद्धव ठाकरे ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निंदा भर्त्सना की, ममता बनर्जी ने की, अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया, क्योंकि मोदी ने अटैक किया था कांग्रेस पर डिफेंड करने के लिए अमित शाह को। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया है चलिए वो ठीक है, लेकिन आप अंबेडकर का अपमान कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। तो मोदी भी खुद फंस गए हैं, क्योंकि मोदी को ये डिफेंड करने के लिए जो कुछ कह रहे हैं वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि अमित शाह ने तो गलती कर दी है। और अमित शाह की गलती जो है वो आरएसएस के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। उसका पूरा जो अब अगले साल उसका 100वां साल है
शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी कर रहा आरएसएस, और ऐसे में ये जो हिंदू एकता की बात, वो एक हैं और सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा आरएसएस संघ परिवार चला रहा है, उस सब की हवा निकल जाती है इस तरह के एक बयान से। तो अमित शाह ने इस बयान से पूरे संघ परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाया है, संघ के पूरे जो प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र का उसको नुकसान पहुंचा दिया है, और उनका अपना करियर तो खतरे में पड़ ही गया है, क्योंकि अब पार्टी के अंदर भी उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी जिस तरह के उनका स्वभाव है, जिस तरह की हेकड़ी वो दिखाते हैं, जिस तरह का अड़ियलपन उनके स्वभाव में है, उससे भी उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वो ठीक है, आतंक है उनका तो उनको स्वीकार किया जाता है, लेकिन ये जो उन्होंने कर दिया है, इसके बाद उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो अमित शाह का पत्ता काटना चाहते हैं, और उनमें उनके प्रतिद्वंदी भी होंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कई वजहों से अमित शाह उनके सामने कमज़ोर पड़ गए हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जब हिंदुओं को एक करने की ज़रूरत है, वो योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकता का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो हिंदुओं को तोड़ने वाला ये बयान अमित शाह ने दे दिया है। तो आगे की राजनीति में इस बयान का दाग जो लग गया है अमित शाह के दामन में, वो ऐसे छूटने वाला नहीं है। वो हर कदम पर रुकावट डालेगा और परेशानी खड़े करेगा। तो अमित शाह के करियर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चूक हो गई है, बड़ी भूल हो गई है, और इसका खामियाजा उन्हें बार बार भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पद की जो वो दावेदारी करते हैं वो कमज़ोर होगी। कोएलिशन पॉलिटिक्स में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके समर्थन में कम लोग आएंगे, हालांकि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भी कम आएंगे। हो सकता है गडकरी को कुछ समर्थन ज़्यादा मिल जाए, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, या किसी चौथे राजनाथ सिंह जैसे किसी नेता को फ़ायदा हो जाए, लेकिन अमित शाह के नंबर अब इससे घट गए हैं, और ये नुकसान उनको व्यक्तिगत रूप से भी होगा, मोदी को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो अमित शाह उसके खासम खास हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा डैमेज इसने पूरे संघ परिवार को कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर दिया है, और इसकी भरपाई शायद करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।